प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। जो हमारी श्रृंखला चल रही है उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के जो मेंस एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रश्न पत्रों को हम एनालाइज कर रहे हैं और उनको डिस्कस कर रहे हैं कि संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं और उनको कैसे करना है। तो जब प्रश्न पूछे गए हैं उनके सोर्स क्या है, तो उसी सीरीज में आज एग्जाम का डे 3 है और डे 3 के अंतर्गत पेपर थर्ड यानी जीएस थर्ड और जीएस 4 होने हैं। तो फर्स्ट वेटिंग का जो पेपर हो चुका है और उसी पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन, इसको हम जीएस थर्ड पेपर के नाम से जानते हैं। विशेष अनुदेश क्या दिए गए हैं? कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। सेक्शन ए से 10 लघु उत्तरीय जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द, और सेक्शन बी से 10 दीर्घ उत्तरीय हैं जिनकी शब्द सीमा निर्धारित 200 है। जो भी प्रश्न पत्र हैं सभी में आपको पता है, चाहे जीएस के 6 के 6 पेपर होंगे उसमें 10 लघु उत्तरीय होंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय होंगे। 10 के क्वेश्चन के जवाबों को आपको 125 शब्दों में लिखना होगा और 10 के जवाब आपको 200 शब्दों में लिखना होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, उसको कई प्रकार से उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो वो जो खाद्य प्रसंस्करण है और उससे संबंधित उद्योग है उनको प्रोत्साहन देने में जो भारत सरकार की नीतियां हैं वो किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे रही हैं, या किस प्रकार से उनको, चाहे क्लस्टर प्रोग्राम्स या फिर जो इनके कोल्ड स्टोरेज संबंधित कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला हो, या खेत से लेकर के जो कंपनियों तक या कहीं तक अनाज जाता है उसके संबंध में हो, तो वो किस तरह उपयोगी सिद्ध हो सकता है, किसानों की इनकम कैसे दुगनी हो सकती है और ये इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ कर सकती है एक टाइम पे। जैसे हमारे समय में देखो पानी की पैकेजिंग आती है, अब तो बहुत सारे आइटम, आटा भी पैकेजिंग में आने लगा, चावल भी पैकेजिंग में आने लगा। तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या होता है, ये पैकेजिंग के को बेहतर किया जाता है जिससे मूल्यवर्धन हो जाए। खुले बाजार में जो खुला गेहूं मिलेगा उसका रेट देख लो और जो आटा मिलेगा उसका रेट देख लो और जो कंपनियों का पैक आता है उसका देख लो। तो पैकेजिंग के माध्यम से, उसको फिल्ट्रेशन के माध्यम से, कंपनी पे टैग लगा देने के माध्यम से क्या हुआ, उसको और बेहतर किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो क्लस्टर प्रोग्राम्स हैं, है ना, खाद्य श्रृंखला है, किसानों के लिए जो एपीएमसी मंडियां हैं, उन सभी का मूल्यांकन करते हुए इसका उत्तर देना है 125 शब्दों में। ये मॉडरेट किस्म का आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के निहितार्थ को समझाइए। किसानों की सहायता के लिए, अब किसान की सहायता किस फील्ड में चाहिए? एग्रीकल्चर के फील्ड में, चाहे वो अभी ड्रोन तकनीक हो या फिर ई मैपिंग के माध्यम से उनके किसानों की जो खेत हैं उनकी मैपिंग कराना, उनके नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करना जिसके माध्यम से उन्हें बेहतर तरीके से उनको लोन मुहैया हो जाए या ऋण मुहैया हो जाए। ये तकनीक के और भी कई अनुप्रयोग हैं, जैसे किसान कॉल सेंटर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, किसान घर बैठे अपनी जो फसल है उसके बारे में सारी जानकारी कर सकता है। अगर कीटनाशक डालना है तो उसको कितनी कह सकते हो खाद कितनी देनी है, उसको किस समय पर कितना पानी देना है, कौन सी दवा डालनी है, तो ये सारी चीजें कल सेंटरों के माध्यम से पता लग जाती हैं। दूसरा ये एक चीज है, ड्रोन के माध्यम से छिड़काव हो जाता है, जो कीटनाशकों का, यूरिया डीएपी का छिड़काव हो जाता है। और इसी संबंध में और आगे बढ़ना है तो जो मृदा संरक्षण स्कीम है, मृदा संरक्षण स्कीम के माध्यम से क्या हुआ, काफी सारी जो किसानों की मृदाएं हैं, है ना, उनके खेतों की, उसको डिटेल किया गया। उसके जो भी उसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी उसका एक लिखित डाटा बनाया जाता है जिसे किसान स्वास्थ्य या किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहा जाता है। तो वो भी एक तकनीक का माध्यम है जिसके माध्यम से किसानों की सहायता की जा सकती है और उनकी इनकम को डबल किया जा सकता है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है एनडीए गवर्नमेंट, तो वो किसानों की इनकम को डबल करना चाहती है। ठीक है, अगला है भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? इन चुनौतियों के निस्तारण है सुझाव दीजिए। अब भूमि सुधार चकबंदी हदबंदी कब शुरू की गई थी? जब हम आजाद हुए थे। उसके पहले पता है किसानों की जमीनें ज्यादातर किसके पास थी? जमींदार, साहूकार, महाजन, चेट्टी, चौधरियों के पास हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे भूमि का क्या किया गया, क्रियान्वयन किया गया, भूमि सुधार लागू किए गए। लेकिन भूमि सुधार लागू जब किए गए
जब चकबंदी हदबंदी लागू की गई थी तो हदबंदी के अंतर्गत एक सीमा निर्धारित की कर दी गई, किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ ना, एक व्यक्ति या एक परिवार करना चाहिए, तो लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति को रखा गया इंडिविजुअल के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, है ना। तो लोगों ने क्या किया, अपने परिवार के सभी सदस्यों में जमीन बांट दी, जिससे क्या हुआ, भूमि सुधार लागू नहीं हो पाया। दूसरा, डाटा का अभाव, है ना। ज्यादातर जमीन जो है मूल्य का सौदा हो जाने के कारण ये सारी चुनौतियां हैं जिनको आपको करना था। तो ये सिंपल सा चैप्टर है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भूमि सुधार वहां पर आपको मिल जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, आराम से मिल जाएगा। अगला है भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। जो हमारा बजट फॉर्मेशन होता है 7 चरणों में होता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, योजना व्यय और गैर योजना व्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अब योजनागत व्यय कौन से होते हैं, ऐसे व्यय जिनको एक प्रॉपर प्लान बना करके खर्च किया जाता है, और गैर योजनागत व्यय वो हो जाएंगे जो बिना किसी, यानी अनिश्चित डिमांड आ गई, मान लिया कभी कोई योजना में क्रियान्वयन चल रहा था, योजना का खर्चा बढ़ गया, है ना, मुद्रास्फीति बढ़ गई या किसी कारण से उसमें योजना का खर्च हो गया, तो वो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो बजट बनाने की प्रक्रिया कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो भारत का राजस्व विभाग है वो बनाता है बजट बनाने का काम, और फाइनेंस सेक्रेटरी का काम होता है इसका काम करने का। तो वो सारे बनाते हैं, और उसको कैसे पेश किया जाता है वो सब आपको पता है। सिंपल सा क्वेश्चन चैप्टर है, और किसी भी जो भी इकोनॉमिक की नॉर्मल बुक होगी उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत पॉलिटी का तड़का लगा दो, आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मॉडरेट किस्म का है, बाकी मैं दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो रखूंगा ना वो इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है और डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी के फील्ड में उतरना पड़ेगा, और जो भूमि सुधार, हदबंदी, किसान, है ना, इनका चैप्टर है, ये मुझे लगता है इकोनॉमिक की प्रत्येक बुक में चौथा या पांचवा चैप्टर होगा, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जहां पर प्राइमरी सेक्टर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही किसानों को रखा जाता है या एग्रीकल्चर फील्ड को रखा जाता है, तो वो सारा आ जाएगा। भूमि सुधार ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक में मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो नॉर्मल सी बुकों में मिल जाएंगे, इसके लिए कोई दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। चौथा क्वेश्चन भी नॉर्मल बुकों में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। और एनसीईआरटी में भी, कक्षा 11 की एनसीईआरटी में ये मिल जाएंगे। एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर स्कूल्स होंगे तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, अगर अस्पताल होंगे तो लोगों को स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर प्रोडक्शन हाउस होंगे लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। तो कोई भी देश हो, अगर उसे डेवलप करना है तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आधारभूत संरचना है, उसको बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा के फील्ड में हो, स्वास्थ्य के फील्ड में हो, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज हो। तो कहीं भी अगर आधारभूत संरचना का अभाव है, इवन अगर किसानों को कोल्ड स्टोरेज, किसान कॉल सेंटर वगैरह नहीं बनाए जाते तो क्या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। एपीएमसी मंडियां, ठीक है, अगर नहीं बनाई जाती तो क्या होता, किसान खेत से लेकर के शहर तक आया, मान लिया अपना राशन लेकर के, और मंडी में उसका मान लिया जो भी वो आइटम लाया था वो नहीं बिक पाया, और जब नहीं बिक पाया तो वो क्या करेगा, वो वापस लेके जाएगा, है ना। तो उसका भाड़ा डबल हो गया कि नहीं बगे हो। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पर रखने की व्यवस्था हो, माल गोदाम वगैरह बने हो, तो क्या होगा, उसका बेहतर विकास होगा। तो इसी को 3 सेक्टरों में बांट करके आप लिख दो, हेल्थ सेक्टर, है ना, और एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमिक के फील्ड में। और भी इससे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लिया अच्छा खाना आपको मिले, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले, अच्छी शिक्षा आपको मिले, तो क्या होगा, आप एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के जो भी 5 क्वेश्चन हैं ये सीधे इकोनॉमी से पूछे गए। बात समझ में आ गई। अब ब्लड मून किसे कहते हैं या कब होता है, ठीक है, पढ़ा तो है मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। ब्लड मून का मतलब जब चंद्रमा एकदम लाल दिखाई देता है, एक टाइम होता है जिसके अंतर्गत चंद्रमा लाल दिखाई देता है, और यह कब होता है ये शायद कंफर्म नहीं है, तो इसे मैं ड्रॉप करूंगा। इसको मैं डिस्कस करूंगा लेकिन बाद में, 1-2 दिन बाद। भारत में के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम, चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखो, चंद्रयान मिशन कब से शुरू हुआ, एक पहला चंद्रयान मिशन गया था जिसके अंतर्गत हमने काफी सारी खोजबीन की थी। सेकंड गया, तो सेकंड चंद्रयान मिशन में हमारा लैंडर तो ठीक रहा, लेकिन रोवर जो उतरना था प्रज्ञान, वो ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो वो बेकार गया।
उसके बाद हमने चंद्रयान 3 भेजा। चंद्रयान 3 में जो मिशन रोवर और लैंडर था, उसने दोनों अपना बेहतर तरीके से काम किया। तो चंद्रमा मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि उसमें जीवन का पता लगाना, मिट्टी के बारे में जानकारी करना, हमारी पृथ्वी कैसे बनी इसके बारे में जानकारी करना, पानी के स्रोत हैं नहीं है, उसका वायुमंडल कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी करना चंद्र मिशन का उद्देश्य है। इससे आने वाले समय में अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर क्या मानव जीवन के चांसेस हो सकते हैं, है ना, अगर वहां मानव जीवन को बसाया जाए तो क्या चांसेस हो सकते हैं, इन सब के बारे में ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। ओके, इसी के लिए इतना खर्चा किया जाता है। तो ये चंद्रयान 3 देखो करंट का क्वेश्चन है। ओके, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का, ये प्योर साइंस का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, इन अपराधों से देश कैसे बचाया जा सकता है। अब सीधी सी बात है, साइबर अपराध से, ठीक है, जैसे साइबर चोरी करना, मॉलवेयर इंस्टॉल करना, है ना, डाटा को चुरा लेना, फिर उसको धमकी देना। और आजकल तो बैंकों से बड़ा फ्रॉड होने लगा है कि आपके पास कोई फोन आता है, वेरिफिकेशन करता है, वो सारा पैसा खा जाता है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, उनके नाम पर जाली जो है वेबसाइट बना करके लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है थोड़े से लालच में। तो ये सब साइबर अपराध है। अब चाहे पहले क्या होता था, इतना दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, ऑनलाइन नहीं थी, तो अपराध कम होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्या होगा, आईसीटी का काम बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वैसे सब साइबर अपराध भी बढ़ने लगे। आप मान लिया कहीं घूमने गए, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, सोशल मीडिया पर डाल दिया गया या डाल दाने की धमकी देने जाने लगी। तो ये सारी संबंधित समस्याएं हैं। इनको कैसे बचाया जा सकता है, पहले तो अवेयर करो लोगों को। अवेयर करोगे तो वो उसका सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों के एमएमएस लीक हो जाते हैं, तो भाई एमएमएस बनाओ क्यों। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको इंटीमेट सीन्स के इस तरह की चीजें बनानी ही नहीं चाहिए। तो अगर आपके लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ठीक से यूज करना नहीं आता। और आज की दुनिया में ऑनलाइन आप जो भी काम करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसका सब एक डाटा रिकॉर्ड होता है गूगल के पास। मान लिया गूगल से कुछ भी आप सर्च करें और आपको लगता है कि नहीं हमने सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, हिस्ट्री मिटा दी है, लेकिन डिलीट आपने वहां से किया है, गूगल के पास तो सारा डाटा है। तो आजकल जो भी आप करें तो थोड़ा सिक्योरिटी के साथ करें, अपने आप को समझाएं, अवेयर करें पहले। दूसरा, जो भी हमारे इस क्षेत्र में एजेंसियां हैं, हमारा साइबर अपराध से निपटने के लिए जो भी कानून बनाया गया है उनको और बेहतर किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि साइबर अपराध होता क्या है। अभी काफी लोगों को तो ये नहीं पता होगा। भारत में आधी चीजें तो यही है कि उनको सही कानून के बारे में पता नहीं था और वो क्राइम कर बैठे। आगे बात समझ में, तो साइबर अपराध ये भी एक करंट का क्वेश्चन है और इसको साइंस से भी जोड़कर इसके देख सकते हैं, इसको पॉलिटी सेक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं और सोशल से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हर एंगल से मिल जाएगा, आपको उस एंगल को तलाशना है। अब साइंस का पेपर है, यानी थर्ड पेपर है, तो आपको साइंस का इकोनॉमिक्स से एंगल ज्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। जो भारतीय सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जैसे सीआरपीएफ है ना, बीएसएफ है, आई आईसीएससीएफ है, तो ये बल, इनको और अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इनको मॉडरेट करना है। आपको क्या करना है, वर्तमान ढांचे के हिसाब से वर्तमान जो भी बदलाव हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं, है ना, अपराध करने के जो नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, उनके विषय में इनको एक रिगरस ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा ये है कि जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है उनको और बेहतर तरीके से उनको शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा ना, ये समस्याओं को जल्दी जानेंगे और समस्याएं जल्दी जान गए तो टैकल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अधिक सशक्त बनाने के लिए इनको आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए। इनके कुछ ऐसे प्रोग्राम कराए जा सकते हैं जो लोगों को अवेयर कराएं। जैसे लोग होता है ना, पुलिस को देख करके लोग डरते हैं, है ना, लेकिन जब लोगों के बीच में इनको भेजा जाएगा, लोग इनसे अधिक सक्षम होंगे तो अपनी बात भी इनसे ठीक से कह पाएंगे। और इन पर जो शासन व्यवस्था है ना, उन पर अधिक भार न डाले, अधिक कामों में इनको न लगाया जाए। तो ये सुरक्षा के में काम आ सकते हैं। जैसे चुनाव में ड्यूटी इन्हीं को करनी है, अन्य चीजों पे इनको ड्यूटी करनी है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसको करना है। आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, स्पष्ट कीजिए। जो हमारी आणविक प्रसार है, न्यूक्लियर, है ना,
पावर है उसके प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो भारत हमेशा से चाहता रहा है, भारत ने 2 परमाणु विस्फोट कराए, एक 1978 के 74 के आसपास, और दूसरा जो परमाणु विस्फोट हुआ अटल बिहारी सरकार में हुआ 1998 में, है ना। तो दोनों में जो कहा गया, तो हम ज्यादातर उसका उपयोग क्या करते हैं, परमाणु हथियार बनाने के लिए कम करते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग एनर्जी की फील्ड में ज्यादा करते हैं। तो भारत का एकदम स्पष्ट रुख रहा है कि जो भी आणविक प्रसार होगा वो शांति के लिए होगा, युद्ध के लिए नहीं होगा। तो अन्य देशों को भी यही संदेश देता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमारे यहाँ जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से कोई प्रसार करता है ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल तो हमारा आणविक कोई मुद्दा नहीं है, हम एनर्जी की फील्ड में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसी फील्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन 80 नंबर के हैं, और क्वेश्चन ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन के आसपास तुम्हारे इकोनॉमिक्स के हैं सेक्शन ए में, और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन तुम्हारे साइंस से हैं, साइंस एंड टेक। ठीक है, अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए, है ना। नेशनल नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर एक क्या है, एक आयोग है ना, जिसका संविधान में ना कोई जिक्र है ना ही नियम कानूनों में, वो एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के आदेश पर बना है और योजना आयोग का स्थान लेता है। और ये क्या काम करता है, ये एक थिंक टैंक के समान काम करता है, जो सबको एक साथ लेकर के भारतीय संघवाद का एक स्पष्ट उदाहरण देता है, और जो भी चीजें हैं उनको एक जगह पर ला करके बैठता है और बात करता है। ओके, तो योजना, इसका काम वैसा ही है जैसे योजना आयोग करता था, लेकिन योजना आयोग इससे थोड़ा भिन्न था। योजना आयोग का काम होता था 5 ईयरली प्लान डिस्कस करने का, और उसमें राज्यों की बहुत हिस्सेदारी नहीं थी। यहाँ पर राज्यों की काफी ज्यादा हिस्सेदारी है, और ज्यादा मतलब वो पावर ऑफ जो होता है ना, एक जगह पर इकट्ठा ना होकर विकेंद्रीकरण की भावना पे काम करता है। तो इसलिए नीति आयोग बढ़िया काम करता है। उसके अलावा नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है, टिप्पणी करना है। तो अगर आपको नीति आयोग आपको अच्छा पता है, अब देखो नीति आयोग कब इम्प्लीमेंट किया गया, 2017 से, 2017 से काम करना स्टार्ट किया गया। गठन तो इसका 2015 में ही कर दिया गया, है ना। 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को स्टॉप कर दिया गया, नीति आयोग ने अपना काम स्टार्ट किया, और इसका एक 3 साल का, एक 7 साल का, एक 15 वर्ष का एजेंडा होता है, उसी के आधार पर ये वर्क करता है। आगे बात समझ में। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल किताबों से मिल जाएंगे आपको, कहीं बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वो नॉर्मल बुक से मिल जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जहां पर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। सिंपल से क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे और चुनौतियां हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सभी को समान रूप से लाभ होना। समावेशी विकास का मतलब होता है कि हर सेक्टर को बराबर मौका मिले, जैसे हर व्यक्ति को बराबर मौका मिले तो अपना विकास कर सकता है। उसी तरह समावेशी विकास की अवधारणा है कि भारत में जो भी सेक्टर है, जो भी चीजें हैं, जो भी जनसंख्या निवास करती है, सभी की का समान रूप से विकास हो, सभी को बराबर मौके मिले। तो यही है हमारी समावेशी विकास की अवधारणा। और हम जल्दी से कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है ना, सभी के लिए समान भोजन, समान स्वास्थ्य, समान शिक्षा, है ना, अन्य जरूरत का सामान, जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा करें। विकास के क्या मुद्दे और चुनौतियां हैं, तो मुद्दों के रूप में आप उनका विकास कैसे कर सकते हैं वो बताना है, और चुनौतियां क्या, चैलेंजेस हैं, वो बताना है आपको। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल बुक्स में आपको मिल जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, प्राप्त करने में के लिए भारत में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भारत ने क्या किया है, एक इंडिकेशन भी बनाया है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, भुखमरी, शिक्षा, है ना, ब्लू इकोनॉमी। तो इन सबको क्या है, इनको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, यही हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको पूरा करना है। इसके लिए भारत विभिन्न प्रकार से काम कर रहा है, हर सेक्टर में इनको डिस्क्राइब कर रहा है, इंडिकेशन भी जारी कर रहा है। जैसे स्वास्थ्य का इंडिकेशन नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से कम जितने भी स्टेट हैं वहां पर स्वास्थ्य में क्या समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है,
है ना। तो वो सारी चीजों पे काम कर रही है। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी की बात करने के लिए भी लोगों को क्या कर रहा है, उसके लिए इंडिकेशन बनाए जा रहे हैं। तो अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2030 तक इनको पूरा कर पाना असंभव है, क्योंकि 3 साल तो कोरोना में चले गए, है ना। जितना हमने गरीबी दूर करी थी उतना गरीबी वापस आ गई। तो इसको देखना है। खाद्य सुरक्षा है तो विभिन्न उपायों के बावजूद बृहद चुनौतियां बनी हुई हैं, संदर्भ में व्याख्या करना है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में आया था, 2013, और इसके माध्यम से क्या किया गया कि लगभग 80% ग्रामीण परिवारों को, लगभग 60% शहरी परिवारों को क्या करना है, खाद्य सुरक्षा देनी है। अब तो वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया, जिसके माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट की ये फूड वाली दुकानें हैं या अनाजों वाली अनाज बिक्री विक्रय केंद्र हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, आप सस्ते में अनाज ले सकते हैं। तो विभिन्न उपाय किए गए। अब तो क्या कर दिया गया कि डिजिटल कर दिया गया, अंगूठा लगाओ अपना अनाज ले जाओ, चोरी वो जितना भी वो करप्शन होता था धीरे धीरे कम हुआ है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं, इस संदर्भ में व्याख्या करनी है। तो आपको राशन कार्ड में जो असफलता आई, क्योंकि राशन कार्ड बनाने का काम राज्य सरकारों का है, वो जनसंख्या के अनुपात में सामाजिक आर्थिक जनगणना करके किसको राशन कार्ड जारी करना है किसको नहीं जारी करना है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे फर्जी राशन कार्डों की समस्या है, जैसे मनरेगा श्रमिकों का आधा पैसा प्रधान ही निकाल लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी कोटेदार क्या करता है, इधर उधर करके बहुत सारा करप्शन करता है। तो वो जो करप्शन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और इतने उपाय होने के बावजूद भी लोगों के पास शुद्ध भोजन नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसे क्या कारण है, उनके संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा वाला चैप्टर है, उसमें आराम से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 15 नंबर क्या कहता है, पीडीएस सिस्टम। अब खाद्य सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ एक पीडीएस सिस्टम है। ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण स्तर रहा। इस कथन का ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, डिस्कस करना है, आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। अब देखो सिंपल सी बात है, पीडीएस सिस्टम ये अगेन सबसे बेहतर क्वेश्चन है। ये क्या है, सबसे बेहतर क्वेश्चन है पीडीएस सिस्टम का, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये वही है जो राशन की दुकानें हैं, जिनके माध्यम से आप क्या है, उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न खरीदते हैं। और क्वेश्चन इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सीधे सीधे क्वेश्चन दिए गए। इसने थोड़ा सा घुमाया है कि यह वर्षों से कीमत स्थिरीकरण जो रहा है, कीमत स्टेबलाइजर, है ना, कि कीमत को स्टेबल रखा है। पहले भी 1 रुपए 2 रुपए में प्रति किलो मिल जाता था, आज भी वही रेट है। तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर, यानी बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिनकी आय कम है, तो महंगा राशन नहीं खरीद सकते अगर वो राशन की दुकानों पर उनको न दे। तो उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण स्तर रहा है पीडीएस सिस्टम। ये आपको सिद्ध करना है कैसे बेहतर है, तो सभी के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए इस उत्तर को लिखना है। लगभग आपको 180 शब्दों से 200 शब्दों के बीच में ही करना है ना, बहुत ज्यादा ना लिख देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएंगे। अगला है 16 नंबर, भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग। जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में चर्चा करनी है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम जैसे सन एनर्जी, है ना, ये क्या है, इसको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही धूप निकली हमने एनर्जी प्राप्त करना शुरू कर दिया। भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ऊर्जा संसाधनों की मांग बढ़ रही है। दूसरा जो हमारा अवनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सोलर पैनल पर ज्यादा भरोसा करना है। सोलर पैनल के अलावा अन्य चीजों पर भी ज्यादा भरोसा करना है ना। मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण रूफटॉप मिशन चलाया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को पैनल दिए जा रहे हैं, और जो रिमोट एरिया है वहां पर इन चीजों को भेजा जा रहा है। विशेष रूप से अच्छे और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में चर्चा करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ना। आपको अच्छा लगेगा, कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज की डिमांड करता है यहाँ पर, थोड़ा जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी मिशन चलाए गए उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगला है आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हो। जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य नीतियां कौन सी हैं, जो
जैव प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां बहुत सारी हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर 9 है, ये सारी तकनीकियां हैं। इससे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी? तो देखो, जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो अभी थोड़ा सा महंगी है भारत में, है ना। और जब कोई भी टेक्नोलॉजी नई आती है, जैसे मोबाइल जब नया नया आया था तो गरीब लोगों की रीच से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे जब ये अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है, बहुत सारे स्तरों पर पहुंचता है, तो इसको क्या होने लगता है, ये आम लोगों के हाथ में आने लगता है। जैसे मोबाइल आजकल देखो सबके हाथ में आ गया। तो भारत की जीन टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का निराकरण किया जा रहा है ना। गर्भावस्था के दौरान भी बहुत सारी चीजों का निराकरण किया जा सकता है, तो इससे गरीब वर्गों को ये उत्थान में थोड़ा सा मदद मिलेगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसका वो इलाज नहीं करा पाते थे, अब इलाज उनका संभव हो गया है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन उससे हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो मानव प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना। लेकिन मानव निर्मित कब आ जाती है? मान लिया परमाणु विस्फोट कराया गया, उसके माध्यम से भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा या सुनामी आ गई, तो ये दोनों अंतर हो जाते हैं। मानव निर्मित का मतलब जैसे अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ या हिमाचल में बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है, तो क्यों? क्योंकि मानव ने क्या किया है, मनुष्य ने जो नदियों के मार्ग पर उनमें ज्यादातर भवन बिल्डिंगें बना करके उनके मार्ग का अतिक्रमण किया, जिससे पानी का प्रवाह क्या हुआ, इधर उधर होने लगा, और उसी के माध्यम से आपदाएं स्टार्ट हो गई। साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का स्पष्ट कर दें, है ना। अब एनडीआरएफ बनी है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एचडीआरएफ है, रिलीफ फोर्स, है ना। और हमारे यहाँ क्या है, कुछ सूचना प्रणाली है जिनके माध्यम से हम आपदा पूर्व जो चेतावनी प्रणाली है उस पर ठीक से काम करते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक आधे आधे सब मतलब 100 शब्दों में इसको करना है और 100 शब्दों में ये स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आराम से हो जाएगा। 19वां, उद्योग धन स्थानांतरण, अवैध धन स्थानांतरण ये आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है। जो अवैध रूप से धन का स्थानांतरण किया जाता है, जिसे हम ब्लैक मनी भी कहते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। व्याख्या करिए। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। पहले पेपर वर्क होता था, पेपर वर्क मिस कर दिया जाता था, लेकिन अब मान लिया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अवैध रूप से धन स्थानांतरित किया गया तो उसका रिकॉर्ड तो परमानेंट के लिए हो गया, उसको ठीक से मिटाया भी नहीं जा सकता, है ना। तो आर्थिक सत्ता के लिए क्यों गंभीर खतरा है? क्योंकि अवैध धन स्थानांतरित करने का मतलब क्या है? मान लिया चोरी से काला धन इकट्ठा किया और उसको डंप कर दिया, डंप के माध्यम से किसी दूसरे देश भेज दिया, है ना। तो जो सरकार को टैक्स मिलना चाहिए था, जो लोगों की जरूरतों को काम आना चाहिए था, मान लिया सरकारी पैसा था, उसका करप्शन हुआ, तो ये क्या है? एक चुनौती ही तो है भाई। जो आम लोगों के लिए खर्च होना था वो कहाँ चला गया? वो किसी की झोली में चला गया। अब भारत में वो इन्वेस्ट होगा, उससे भारत को विशेष लाभ होगा नहीं। और दूसरा ये है कि अगर वो पैसा इंडस्ट्री में या किसी के पास होता तो उसके लिए वो काम किया जाता। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने इसे थोड़ा टफ बना दिया है इसको, मनी लॉन्ड्रिंग को, लेकिन अभी भी हो रही है। उसी संबंध में इसकी व्याख्या करनी है, थोड़ा टफ क्वेश्चन। ओके, अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत और विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन हुए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है? तो मीडिया तो इस समय क्या है, मीडिया तो कोई कहता है कि नहीं भाजपा के लिए है, कोई कहता है कांग्रेस के लिए है, कोई कहता है मोदी मीडिया, कोई कहता है कुछ। देखो, मीडिया आर्टिकल 19(1)(a) जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के तहत मीडिया की स्वतंत्रता की बात करता है। कुछ नियम कानून बने हैं। तो भारत और विश्व में मीडिया के सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन क्या है? देखो, जो पेड मीडिया होती है या पेड न्यूज जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से मीडिया की छप धूमिल होती है। और मीडिया पे एक आरोप और होता है कि मीडिया सेंसेनाइज होने लगा है, यानी वो उस तरह की खबरें पकड़ता है। जैसे अभी देखा होगा एसडीएम ज्योति मौर्य के केस को लेकर के मीडिया कितना आगे बढ़ रहा था। उसी समय कई सारे मूवमेंट हुए, है ना, लोगों को दिक्कतें आई, उनको मीडिया ने कभी नहीं किया। मान लिया किसी बच्ची का रेप हुआ या कुछ हुआ या किसी को मार दिया गया, तो उन चीजों पर मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, लोगों के पर्सनल अटैक पे उतर आया। दूसरा अभी सीमा हैदर का मामला था। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे माध्यम है जिनके माध्यम से वो चर्चा का विषय बनता है। और एक पैनल बना लिया जाता है, पैनल में 4-5 लोग विभिन्न पार्टियों से इकट्ठे हो जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर लड़ते हैं, फिर आपस में बातचीत करते हुए आराम से घर चले जाते हैं, है ना।
आपकी समझ में नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता, तो वो सारी चीजें हैं ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक जो परिवर्तन हुए उनको आपको दर्शाना है। तो अब मीडिया एड की तरफ ज्यादा भाग रहा है, ऐसे मुद्दे चूज करता है जिनमें उनको ज्यादा एड मिले, जितने उनको ज्यादा व्यू आए, लाइक शेयर आए, और जिनके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हो। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान था, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को रोकने में मदद की, बहुत सारे चीजें प्राप्त करी। तो उस संबंध में इसको करना है, ठीक है। और ये पेपर जो है ना, यूपीपीसीएस 1 एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसी से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है ना। तो ये भी देखना, अगर वो चैनल अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।